प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस प्रतियोगी युग में एक प्रश्न भी व्यक्ति का भविष्य बदल सकता है। इस वीडियो में ऑथेंटिक बुक्स में से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो को आप पूरा देखें। पूरा देखने के बाद ही हम आकलन कर सकते हैं कि इस वीडियो में कितना दम है, प्रश्न कितने दमदार हैं, प्रश्न परीक्षा में आने योग्य हैं कि नहीं हैं। और आशा करता हूं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास भी किया गया है और आपकी मेहनत को और अधिक निखार करके आपकी मंजिल को प्राप्त करने में ये वीडियो सहायक होगा। और आप समझते हैं कि एक प्रश्न भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। इस पाठ्यक्रम में और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न भारतीय इतिहास और भारतीय संविधान से संबंधित, जो राजस्थान पटवारी परीक्षा और इसके अलावा रीट लेवल सेकंड जिसमें एसएस टीचर के लिए, वरिष्ठ अध्यापक फर्स्ट पेपर के लिए और लेक्चरर की जो भर्ती होती है उसमें फर्स्ट पेपर के लिए, आरएस प्री एग्ज़ाम के लिए और अन्य जो एसएससी रेलवेज को जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके और इसमें प्रश्न है वह एकत्रित किए गए हैं, प्रश्नों को कलेक्टेड किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे पूरा देखेंगे। पूरा देखने के बाद आपसे अनुरोध है कि आप जैसे मान लो इस वीडियो में किसी प्रकार का परिवर्तन करवाना चाहते हैं कि इस प्रकार का वीडियो बनाएं, तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आइए आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर कक्षा वंदे मातरम के साथ। तो शुरू करते हैं अपन भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों से। पहला प्रश्न है अपना कि धर आयोग का गठन कब किया गया, और इसका उत्तर है जून 1948 ईस्वी में। जून 1948 ईस्वी में धर आयोग का गठन किया गया। तो इसके विशेष में क्या क्या है देख लेते हैं अपन थोड़ा। यह आयोग राज्य निर्माण की प्रक्रिया पर मंथन करने हेतु गठित किया गया था और इस आयोग की सिफारिश थी कि नए राज्य भाषा के आधार पर नहीं बने, और इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो दिसंबर 1948 में पेश की थी। ये हमें ध्यान होना आवश्यक है। आगे का प्रश्न है कि इसकी समीक्षा हेतु जेवीपी समिति का गठन किया गया। धर आयोग की समीक्षा करने हेतु एक जेवीपी समिति का गठन किया गया। जेवीपी का मतलब, जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया। और जेवीपी समिति का अपने राजस्थान जयपुर में भी एक अधिवेशन बुलाया गया था, एक बैठक हुई थी। इससे आगे देखिए दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न है आपके कि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बना। ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश, और वो बना था 1 अक्टूबर 1953 को। इसके संबंध में विशेष क्या है कि 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 1953 में ही फजल अली जो थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, और इसमें दो और सदस्य थे, जिसमें पहला था हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे थे के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1956 में बना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बना। आयोग का गठन 1953 में हो गया था। और जब ये अधिनियम बना उस समय अपने भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तीसरा प्रश्न है आपने कि तेलंगाना राज्य कब बना, और वो बना था 2 जून 2014 को। इसके संबंध में देखिए, यह है आंध्र प्रदेश से अलग कर श्री कृष्ण आयोग की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। श्री कृष्ण आयोग का गठन किया गया और उसकी सिफारिश के आधार पर तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया। चौथा प्रश्न देखिए, पांडिचेरी को पुद्दुचेरी नाम कब दिया गया। तो ये दिया गया था 2000 ईस्वी में। और पांडिचेरी के संबंध में विशेष क्या है कि 1954 में फ्रांसीसी सरकार ने इसे भारत को सुपुर्द किया था। पांडिचेरी को 1954 में भारत सरकार को सुपुर्द किया गया और 1962 ईस्वी तक इसे अर्जित राज्य के नाम से जाना जाता था। प्रश्न आ सकता है कि अर्जित राज्य के रूप में किसे जाना जाता था। तो इसका उत्तर है पांडिचेरी, पुद्दुचेरी।
5वां प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है आपके कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता का उल्लेख है और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी में बना। इसे लगभग 8 बार संशोधित भी किया जा चुका है। इसमें कई संशोधन भी हो चुके हैं। जैसे नागरिकता के संबंध देखिए, अमेरिका में देशीयकृत नागरिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। यदि दूसरे देश का व्यक्ति कोई नागरिकता वहां लेता है तो वह वहां का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। भारत में दोहरी नागरिकता अधिनियम 2003 में पारित हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे एल.एम. सिंघवी थे जो इसके अध्यक्ष थे और 2003 में पारित हुआ था। ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में बांग्लादेश, एल.एम. सिंघवी की जो रिपोर्ट थी उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर लगभग 16 देशों में निवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया और वर्ष 2011 में अनिवासी भारतीयों को मतदान की सुविधा भी दी गई जो भारत के निवासी नहीं है। बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दो को छोड़ करके अन्य जो 16 देशों के नागरिक हैं, 16 देशों में निवास करने वाले, उनको नागरिकता दी गई। आगे देखिए, छठा प्रश्न है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, और वह है भाग 3 का अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है वो मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। इसके संबंध में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता, चाहे वित्तीय आपात हो, चाहे सशस्त्र विद्रोह का हो, यानी उनमें से भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 क्या है? 20 का मतलब अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, और अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो है अनुच्छेद 21। अब देखिए, अनुच्छेद 17 कई बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17 का क्या संबंध है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 जिसमें उपाधियों का अंत किया गया है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी प्रकार के विदेश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, और स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक अधिकारों का मेरुदंड कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का मेरुदंड किसे कहा जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार को। और ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अमेरिकी संविधान से अभिप्रेरित है। अमेरिकी संविधान से ये अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अभिप्रेरित है। अधिकारों के संबंध में देखिए, संपत्ति का अधिकार जो था, पहले 7 थे अब 6 ही हैं। संपत्ति का अधिकार जो था उसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? 1978 में। और एक अनुच्छेद है आपके अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा जाने वाला जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 32। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 31B जिसमें 9वीं अनुसूची का निर्माण होता है। 31B में 9वीं अनुसूची का निर्माण, और 9वीं अनुसूची क्या है कि यह इस प्रकार की सूची है, इस विषय में कोई भी विषय होता है, इस सूची में जो विषय डाल दिया जाता है वो न्यायिक समीक्षा से बाहर होता है, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होती है। 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। कौन सा है? अनुच्छेद 40। और ये अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनके अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व जो 36 से लेकर 51 तक भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। अब एक देखिए इसका विशेष कि ग्रेनविल ऑस्टिन जो था, उनकी एक पुस्तक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, और इसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन जिनकी पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन,
जिसमें संविधान की आत्मा कहा गया है नीति निर्देशक तत्वों को। अनुच्छेद 45 को 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 45 है जिसमें बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है और वो 86वें संविधान संशोधन में बनाया गया। अनुच्छेद 51 का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित। अनुच्छेद 51 का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 8 में कहा है संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? और वो है 51 के। 51 नीति निर्देशक तत्व है, उसी प्रकार 51 के में विशेष जो एक अनुच्छेद है जिसमें 51 के में भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं और ये मूल कर्तव्य सोवियत संघ से अभिप्रेरित है। और 51 के में 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर ये जो मूल कर्तव्य है प्रतिस्थापित किए गए हैं। मूल कर्तव्यों की सिफारिश करने वाली समिति थी स्वर्ण सिंह समिति और उनकी अनुशंसा के आधार पर 51 के में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। अब कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? इस समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की अनुशंसा की थी। कितने? 8। और 51 के में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया था, जिसे अपन ने अभी पढ़ा था अनुच्छेद 45, यानी शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया था, वो 86वां संविधान संशोधन 2002 था। और यही जो है वो उन माता पिता के लिए उसे कर्तव्य बनाया गया है। और ये वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 हैं। एमडीएम योजना जो चलती है ना विद्यालयों में, राजकीय विद्यालयों में जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है, वो भी अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आधार पर चलाई जाती है। अनुच्छेद 47 जो है उसमें कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में देखिए, प्रश्न 9 में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का वर्णन है? तो वो है अनुच्छेद 52। और भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक राष्ट्रपति की योग्यता है, निर्वाचन पद्धति है, शक्तियां हैं, राष्ट्रपति से संबंधित उल्लेख है, वो 52 से लेकर के 78 तक राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है और वो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति में जैसे मान लो 4 उम्मीदवार खड़े हैं, ए बी सी 3 खड़े हैं, और जैसे चुनाव का कोटा है कि उसमें 1000 वोटर है वो होने चाहिए, और मान लो तीनों में से किसी को भी 1000 वोटर नहीं मिलते हैं, 1000 वोट नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर उनकी दूसरी वरीयता गिनी जाती है। एक व्यक्ति को उन्हें वरीयता दी जाती है। जैसे ये है, आदमी एक को पहली वरीयता मिली, दूसरे ने इसको पहली वरीयता दी, किसी ने इसको 2 दिया, इस प्रकार दे करके, और वो इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। जब चुनाव में प्रथम वरीयता में कोई भी उम्मीदवार निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है तो दूसरी वरीयता के मतों की गणना होती है। केवल एक बार 1969 ईस्वी में दूसरी वरीयता के मतों की गणना की गई थी। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है उसमें 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। नाम प्रस्तावित करने वाले 50 और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। अनुच्छेद 51 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 51 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और महाभियोग लाने के लिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने आवश्यक है। अब वो महाभियोग के लिए प्रस्तावित जो है वो कर दिया जाता है। अब जैसे मान लो कि जिस सदन में वो जाता है, दोनों सदनों में प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से वो पारित होना चाहिए। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए 14 दिन पूर्व उसे सूचना देना भी आवश्यक है। दोनों सदनों से जब वो 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है और उसे 14 दिन की सूचना के उपरांत भी यदि वह राष्ट्रपति अपने पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई तर्क नहीं रख सकता है तो फिर उसे
अपने पद से हटना पड़ता है। और ये महाभियोग क्या है? एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। बहुत बार ये पूछा जाता है कि महाभियोग क्या है? एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग नहीं लेते हैं वे भी महाभियोग में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग नहीं लेते हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। 10वां प्रश्न है आपके, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? और वो है अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष जो है वो इसकी बैठक की अध्यक्षता करता है। और एक और बात है इसमें कि अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर है, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। यानी ये जो वीटो पावर्स है, इन वीटो पावर्स का प्रयोग भी वो कर सकता है। अब जैसे जेबी वीटो के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो जेबी वीटो क्या है? जेबी वीटो जो है 1986 में भारतीय डाक विधेयक के अंतर्गत ज्ञानी जेल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। जेबी वीटो का मतलब है कि किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं देना, उस निर्णय को अपने जेब में सुरक्षित रख लेना। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। जैसे मान लो किसी को फांसी हो गई है और उसे क्षमा करना है, उसके संबंध में याचिकाएं लगाई जाती है, अर्जियां आती है, और उससे अधिकार 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति छानबीन करके और वो चाहे तो उस व्यक्ति को जैसे फांसी से बिल्कुल माफ़ कर सकता है, उसकी सज़ा में कमी कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, यानी उसकी सज़ा का परिवर्तन कर सकता है, इस प्रकार के कि उसे क्षमादान की शक्तियाँ भी प्राप्त है। 4 ऐसे कानून हैं जिन पर राष्ट्रपति की अनुमति लिए बिना वो कानून निर्माण नहीं होता, यानी अनुमति लिए बिना उस कानून के संबंध में प्रक्रिया जारी नहीं की जाती। और वो है आपके, एक तो नए राज्य का निर्माण और सीमा परिवर्तन। किसी राज्य की सीमा परिवर्तन करना या नए राज्य का निर्माण करना, यह अनुच्छेद 3 में आती है बात। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और सीमा परिवर्तन। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 3 का संबंध किससे है? तो नए राज्य का निर्माण और सीमा परिवर्तन। धन विधेयक जो अनुच्छेद 112 में है, अनुच्छेद 112 धन विधेयक है, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं लाया जा सकता। तीसरा है भारत की संचित निधि जो कि 266 में है। भारत की जो संचित निधि है उसमें 266 के अंतर्गत उसमें से यदि व्यय करना होता है, खर्च करना होता है, तो वो भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेना आवश्यक होता है। और एक व्यापार स्वतंत्रता पर निर्बंधन, यानी जैसे मान लो देश विदेश से जो व्यापार करना होता है, किसी कंपनी को यदि किसी विदेशी व्यापार के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस दिलाया जाता है, तो उसके संबंध में भी पहले उस बात को रखा जाता है। और 304 के अंतर्गत राष्ट्रपति अगर चाहे तो वो उसे व्यापार स्वतंत्रता के संबंध में आदेश जारी कर सकता है। ये तो था अपने राजनीति विज्ञान, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अगले प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे। अब हम चलते हैं भारतीय इतिहास की तरफ। भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। पहला प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न है कि कुंभ के मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किस शासक को प्राप्त है? और वो शासक था हर्षवर्धन, जो कि 606 ईस्वी से लेकर के 647 तक अपने इस भारत पर उसने शासन किया था। इस शासन के संबंध में, हर्षवर्धन के संबंध में एक विशेष बात यह है कि हर्ष एक महान शासक था जिसने 643 ईस्वी में कन्नौज और प्रयाग में 2 धर्म सम्मेलनों का आयोजन भी करवाया था। कितने? 2 धर्म सम्मेलनों का आयोजन करवाया, और वो करवाया था 643 ईस्वी में। वेनसांग जो है, वेनसांग चीन का यात्री था जो कि हर्ष को शिलादित्य की उपाधि दी थी। वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि देने वाले कौन थे? वेनसांग। और ये जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन ने देखिए उस समय अपना जो कर व्यवस्था थी उसको घटा करके 1/6 कर दिया था। उस समय कहीं 1/2 थी, 1/4 थी, तो उसे घटा करके 1/6 कर दिया था, कम कर दिया था। और हर्ष ने 3 पुस्तकें लिखी थी। उन पुस्तकों के नाम देखिए। पहली पुस्तक है प्रियदर्शिका, दूसरी रत्नावली और तीसरी नागानंद। 632 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच युद्ध भी हुआ था।
पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच में युद्ध हुआ था 632 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है आपके गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है आपके हरिश्चंद्र। उत्तर क्या है? हरिश्चंद्र। अब इसमें विशेष क्या है? इस वंश का एक प्रतापी शासक था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम जिसने 730 ईस्वी से लेकर के और 756 ईस्वी तक उसने शासन किया था, वो गुर्जर प्रतिहार वंश का था नागभट्ट प्रथम। और नागभट्ट को ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक बताया गया है। ये प्रश्न आपके बहुत बार पूछा जाता है कि मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? नागभट्ट को कहा गया है। अब मलेच्छों का नाशक नागभट्ट को कौन से प्रशस्ति में कहा गया है, कौन से अभिलेख में कहा गया है? तो वह है ग्वालियर प्रशस्ति। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है आपके चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? और वो था परमार्दिदेव। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था परमार्दिदेव। इस वंश की स्थापना 9वीं सदी में जेजाक बुक्ति नामक स्थान पर यानी बुंदेलखंड में नन्नुक नामक व्यक्ति ने की थी। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। और चंदेल वंश का ही एक शासक था यशोवर्मन, जिसने 925 से लेकर के 950 ईस्वी तक शासन किया था। उन्होंने खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है विष्णु मंदिर या चतुर्भुज मंदिर, उसका निर्माण करवाया था। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर विष्णु मंदिर या चतुर्भुज मंदिर, उसका निर्माण करवाया था यशोवर्मन ने, जिसने 925 से 950 ईस्वी तक शासन किया था। इसका मतलब कि खजुराहो का जो मंदिर है वो 10वीं शताब्दी में बना है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है पानीपत का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? मुगल काल आएगा इसके बाद में। यह है युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। बाबर के बारे में जानना हमें आवश्यक है कि बाबर कौन था, कैसे था। तो देखिए, बाबर के संबंध में, बाबर 14 फरवरी 1483 को इनका जन्म हुआ था। फरगाना में तुर्की नस्ल के चगताई वंश में हुआ था। इसका वंश चगताई वंश में था। और सबसे पहले 1519 ईस्वी में इन्होंने बाजोर पर आक्रमण किया। उस समय सर्वप्रथम उन्होंने युद्ध में बारूद का प्रयोग किया था बाजोर के आक्रमण के समय, और 1519 ईस्वी में। आगे देखिए, पानीपत का जो युद्ध हुआ था अभी जिसके बारे में कहा गया, पानीपत के युद्ध में उन्होंने तुलुगमा और उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। तुलुगमा और उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। बाबर और राणा सांगा के बीच में 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और तमगा कर को समाप्त किया। ये प्रश्न आ सकता है कि बाबर ने तमगा कर को कब समाप्त किया? तो वो था खानवा के युद्ध में, और वो समय था 1527 ईस्वी। आगे देखिए बाबर के संबंध में कि बाबर और मेदिनी राय, जिनके बीच 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी का युद्ध हुआ था। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ। और 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ 6 मई 1529 को अफगानों के बीच और बाबर के बीच। घाघरा का युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध माना गया है। घाघरा का युद्ध जो था वो बाबर का अंतिम युद्ध माना गया है। अब बाबर की मृत्यु के संबंध में देखिए, 26 दिसंबर 1530 को इनकी मृत्यु आगरा में हुई थी। 26 दिसंबर 1530 को। पहले इसको आगरा में नूर अफगान बाग, जो कि इसी के द्वारा लगाया गया था, उस बाग में दफनाया गया था। और बाद में इसे वहां से काबुल ले जाया गया, यानी काबुल में ले जाकर के उसे दफनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है कि चौसा का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? चौसा का युद्ध आपके 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। 6 मार्च 1508 को हुमायूं का जन्म हुआ था। हुमायूं यानी इसमें हुमायूं नाम लिखना है इसका। ये हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को। और ये 30 दिसंबर 1530 को
इधर से बाबर का अंत हुआ और इधर से ये राजगद्दी पर यानी राजा बन गए थे। और हुमायूं के जीवन में भी कई युद्ध हुए। 17 मई 1540 को कन्नौज का, या जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, और 22 जून 1555 में सरहिंद का युद्ध भी इन्होंने अफगानों के साथ लड़ा था। 1540 बिलग्राम का युद्ध हुआ और 1555 में सरहिंद का युद्ध इन्होंने अफगानों के साथ लड़ा था। और जनवरी 1556 में इन्होंने एक पुस्तकालय बनाया था। उसी दीनपना जो पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके, दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके इनकी मृत्यु हो गई 1556 ईस्वी में, और अकबर राजा बन गए। और इसके साथ देखिए बाबर, ये हुमायूं जो था, हुमायूं के काल में एक शासक और वे थे, शेरशाह सूरी। उसके संबंध में एक प्रश्न देख लेते हैं कि द ग्रैंड ट्रंक रोड का इस निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी ने 1540 से 45 ईस्वी तक शासन किया था। 1540 से लेकर के 1545 तक, 1540 से 1545 तक। और इनके बचपन का नाम था फरीद। इनका जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में। 1472 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1540 से 1545 तक इन्होंने शासन किया। दक्षिण बिहार के जो सूबेदार थे बहार खान लोहानी, उन्होंने इन्हें शेर खान की उपाधि दी। इसे शेर खान की उपाधि देने वाले थे बहार खान लोहानी। 7वां प्रश्न, और इससे पहले थोड़ा शेरशाह के बारे में। शेरशाह ने क्या क्या काम करवाया था? शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड तो बनवाया ही, इसके साथ ही रोहतासगढ़ किले का निर्माण भी शेरशाह ने करवाया था। 1540 ईस्वी में इन्होंने मालदेव पर आक्रमण किया, जिसमें जेता और कुंपा जो थे उन्होंने इसे हराया था। और शेरशाह के समय भारत में रुपए छापने की 23 टकसालें थी। बिहार में इन्होंने अपना एक मकबरा बनाया था सासाराम में। बिहार के सासाराम में इन्होंने अपना मकबरा बनाया था। 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न में देखिए कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो लड़ा गया था आपके, ये जो थे 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति थे हेमू। मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति थे हेमू, इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। अकबर का जन्म देखिए, अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राणा वीर साल के महल में हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 का। इनको जो हल्दीघाटी का जो महान जो सेना नायक और एक राजा राजस्थान के महाराणा प्रताप, उनका जन्म हुआ था 1540 में। आगे देखिए इसका राज्याभिषेक। अकबर का राज्याभिषेक हुमायूं की जब मृत्यु हुई थी, हुमायूं की मृत्यु के बाद कलानौर नामक स्थान पर, गुरदासपुर पंजाब में कलानौर नामक जगह है, वहां पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अब्बुल कासिम ने इनका राज्याभिषेक किया था। अब्बुल कासिम ने इनका राज्याभिषेक किया। अकबर ने अपने जीवन में क्या क्या काम किए? 1563 ईस्वी में इन्होंने तीर्थ कर समाप्त किया। 1564 में इन्होंने जजिया कर समाप्त किया। इसके अलावा भी कई काम उन्होंने किए, जैसे 1575 में इन्होंने इबादत खाना की स्थापना की थी। इबादत खाना की स्थापना की जो कि 1578 ईस्वी में जिसे धर्म संसद बना दिया गया। 1578 से वो धर्म संसद बन गई। किसी भी धर्म का व्यक्ति है वो वहाँ पर अपने विचार रख सकता था। अकबर ने एक धर्म की स्थापना की थी, उस धर्म का नाम था दीन ए इलाही। और दीन ए इलाही में बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को स्वीकार किया था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल। आगे देखिए 1584 ईस्वी में इन्होंने हिजरी संवत के स्थान पर इलाही संवत की स्थापना की थी। 1584 में हिजरी संवत के स्थान पर इन्होंने इलाही संवत की स्थापना की। और अकबर के शासनकाल में झरोखा दर्शन, तुलादान, पायबोस, ये परंपराएं थी जो कि पारसी परंपराएं थी। उन पारसी परंपराओं को भी इन्होंने अपने शासनकाल में अपनाया। उन परंपराओं को भी अपने राज दरबार में शासन में अवसर दिया। 18 जून 1576 को अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दीघाटी का
युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1577 ईस्वी में। अकबर ने अमरदास को, सिखों के गुरु अमरदास, जिनको 500 बीघा जमीन दान में दी थी, अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी प्रदान की थी। तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि देने वाले थे अकबर। हमीदा बानो अकबर की मां थी, जिसने हुमायूं का मकबरा बनाया था। हुमायूं का मकबरा बनाया था और अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में और अपने राणा प्रताप की हुई थी 1597 ईस्वी में। 8वां प्रश्न है आपके कि सेखू बाबा के नाम से कौन जाना जाता था? सेखू बाबा के नाम से जहांगीर जाना जाता था। जहांगीर को अगस्त 1569 ईस्वी में जहांगीर का जन्म हुआ। 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 से लेकर के 1611 ईस्वी तक भारत में रहा, वो जहांगीर काल में भारत आया था। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी 1613 ईस्वी में। आगे देखिए जहांगीर के बारे में कि जहांगीर शासन में प्रथम बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। रक्षाबंधन का प्रथम बार त्योहार जो है वो जहांगीर शासनकाल में मनाया गया और जुनता गुट की स्थापना नूरजहां के द्वारा की गई। नूरजहां, जिन्होंने जुनता गुट की स्थापना की 1645 ईस्वी में। सर टॉमस रो 1615 से लेकर के 1619 ईस्वी तक भारत में रहे थे। वो भी जहांगीर काल में ही भारत आए थे और मुगल अहमदनगर संधि 1617 में हुई थी। मुगल अहमदनगर संधि जो कि 1617 में हुई थी, उस समय उन्होंने अपने पुत्र खुर्रम को, शहजादा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। शाहजहां की उपाधि मुगल अहमदनगर संधि के समय 1617 में जहांगीर ने दी थी। जहांगीर के शासनकाल की एक और विशेषता थी कि जहांगीर शासन में सप्ताह में 2 दिन, गुरुवार और रविवार को पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध था। गुरुवार और रविवार को किसी भी प्रकार के कोई पशु की हत्या नहीं की जा सकती थी। चित्रकला का स्वर्ण काल भी जहांगीर शासनकाल को कहा जाता है। ये कहा जाता है कि जहांगीर जो है वो चित्रकला के सबसे पारखी राजाओं में से थे। 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न है कि औरंगजेब का राज्याभिषेक कब हुआ? औरंगजेब का राज्याभिषेक 21 जुलाई 1658 ईस्वी को हुआ। औरंगजेब का पूरा नाम था महीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। महीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, और इनका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 ईस्वी में। विवाह हुआ था इनका 18 मई 1637 ईस्वी में। फारस की राजकुमारी थी जिसका नाम था दिलराज बानो उर्फ राबिया बीबी। दिलराज बानो उर्फ राबिया बीबी के साथ इनका विवाह हुआ था 1637 ईस्वी में। औरंगजेब को कई नामों से पुकारा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को शाही दरवेश के नाम से जाना जाता है। 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। और औरंगजेब के शासनकाल की एक और विशेषता थी कि सर्वाधिक हिंदू वंशजदार औरंगजेब के शासनकाल में ही थे। औरंगजेब के शासन में, औरंगजेब के काल में कई जो युद्ध हुए उनका विवरण, जैसे बहादुर का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। धर्मत का युद्ध उसने अप्रैल 1658 में किया। सामूगढ़ का मई 1658 में किया। खाजुआ का युद्ध उन्होंने जनवरी 15 1659 में किया। और देवराई का युद्ध है वो अप्रैल 1659 ईस्वी में किया था। इन्होंने, औरंगजेब ने अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि भी धारण की थी। प्रश्न आ सकता है कि अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि किसने धारण की? औरंगजेब ने। खजवा दोराई को जो युद्ध हुआ था उसमें अपने भाई शुजा और दारा को उन्होंने परास्त किया था। औरंगजेब के शासन में कई विद्रोह भी हुए थे, जिनमें से एक विद्रोह था सतनामी विद्रोह 1672 में हुआ। एक था सिख विद्रोह जो हुआ था 1675 में। और ये जो विद्रोह है वो सिख विद्रोह जो है वो अंतिम विद्रोह माना जाता है। 1675 में जो विद्रोह हुआ था वो अंतिम विद्रोह माना जाता है। 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न जो है वो है कि पित्रादुरा क्या है? पित्रादुरा क्या है? पित्रादुरा है संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात की जड़ाई का काम। संगमरमर के जो पत्थर हैं उन पर हीरे जवाहरात की जो जड़ाई की जाती है
उसे पित्रादुरा कहा जाता है। इस कला का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो एतमादौला के मकबरे में किया गया। पित्रादुरा कला का प्रयोग एतमादौला के मकबरे में सर्वप्रथम किया गया था। मुगल काल के कई अद्वितीय व्यवस्थाएं थी, जिनके बारे में देखिए। पहली व्यवस्था देखिए, मनसबदारी व्यवस्था सबसे पहले अकबर काल में 1567 में शुरू हुई थी। मनसबदारी व्यवस्था 1567 में शुरू हुई थी। जैसे ये हजारी मनसबदार है, वो 5 हजारी मनसबदार है। ये मनसबदारी व्यवस्था है वो 1567 ईस्वी में अकबर ने शुरू की थी। जहांगीर काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर जो है वो चित्रकला का सबसे अच्छा पारखी था। तीसरी देखो कि मोहर नामक जो सिक्का है वो अकबर ने चलाया था। सोने की मोहर जिसको कहा जाता है वो अकबर ने चलाया था। आना, जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि 16 आने मिलकर के 1 रुपये का निर्माण करते हैं। तो आना जो है वो एक छोटा सिक्का था चांदी का, जिसको जो शाहजहां के शासनकाल में प्रचलन में आया था। नूरजहां की माँ थी अस्मत बेगम, और उन्होंने इत्र का आविष्कार किया था। ये थे आपके प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में सहायक सिद्ध होगा। आपकी प्रतिभा को, आपकी तैयारी को और अधिक परिष्कृत कर कुशलता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। इस वीडियो को बनाने में पूर्ण सावधानी बरती गई है। फिर भी आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों में यदि किसी भी प्रश्न पर आपको संदेह होता है तो आप अपनी ऑथेंटिक बुक से उसका मिलान करेंगे, और मिलान करने के बाद इसमें और उसमें दोनों में यदि मतभेद पाया जाता है तो आप अपनी ऑथेंटिक बुक में जो लिखा हुआ उत्तर होगा उसी को आप सही मानेंगे। तब तक के लिए अगला जो अपना वीडियो होगा वो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी से संबंधित भारतीय इतिहास का जो अगला भाग है, और राजनीति विज्ञान या भारतीय संविधान का जो अगला भाग है वो इसी प्रकार अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपका हार्दिक स्वागत।